हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल का पार्ट 10 मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख रहे हैं, जिसका आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं, और वो है ग्रामीण अधिवास यानी कि रूरल सेटलमेंट। ठीक है, ग्रामीण अधिवास क्या है, किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, सारी महत्वपूर्ण चीजें आज के सेशन में हम देखेंगे और इस पूरे टॉपिक को A to Z समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो या CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा निःशुल्क है। एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन, और वो है ग्रामीण अधिवास। तो आइए देखते हैं क्या है रूरल सेटलमेंट। अब देखिए, ग्रामीण अधिवास हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने परिचय और वर्गीकरण देखा था प्रीवियस सेशन में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके रहने के लिए, लोगों के रहने के लिए जो भी चीजें या जो आवास या घर बनाए जाते हैं वो उसका अधिवास या सेटलमेंट कहलाता है। हमने ये भी देखा था कि वो ग्रामीण और नगरीय भी हो सकते हैं, जिसकी चर्चा मैं करूंगा। हमने ये भी देखा था कि वो सघन या प्रविकीर्ण भी हो सकते हैं, यानी एक साथ कई सारे मिला के या अलग अलग प्रविकीर्ण रूप में। हमने ये भी देखा था कि वो जो इनके बसावट का तरीका है, आकार का तरीका है, एक दूसरे से जो दूरी का तरीका है, और ये अल्पकालीन है कि ज्यादा कालीन के लिए है, इस पर भी वर्गीकरण किया जाता है, जैसे स्थायी और अस्थायी। तो अगर हमेशा दीर्घकालीन के लिए मकान बनाए जाएंगे, अधिवास बनाए जाएंगे, तो वो स्थायी अधिवास कहलाता था, और अगर कम या अल्पकालीन समय के लिए बनाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो अस्थायी अधिवास कहलाएगा। तो इसी में एक इंपॉर्टेंट वर्गीकरण आज हम देखने वाले हैं कि ग्रामीण अधिवास का मतलब क्या होता है, ग्रामीण अधिवास किस तरह के होते हैं। अब देखिए, ग्रामीण अधिवास का सीधा मतलब यह है कि गांव की रहने वाली जो जनसंख्या है वो जब अपना अधिवास या अपना आवास या अपनी बस्ती बनाती है तो वो ग्रामीण अधिवास कहलाती है। अब बात यह है कि भाई गांव की व्यवस्था या गांव के लोग, गांव की जनसंख्या किस तरह के कार्यों में लगी है और किस तरह का आवास बना रही है, यह समझना जरूरी है। तो मैंने आपको कई सेशन में बताया है और फिर आपको बताता हूं कि आर्थिक क्रियाओं के हिसाब से भी गांव और नगरों का डिवीजन होता है। गांव की ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या है, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम जनसंख्या जो है, वो प्राथमिक क्रियाएं यानी खेती, पशुचारण, मधुमक्खी पालन, इसके अलावा खनन, ये सारी चीजों में लगी होती है। और ये लोग जिस तरह का अधिवास या मकान बनाते हैं वो ग्रामीण अधिवास में होता है। ठीक है, अगर आप इसको देखें शॉर्ट में, तो ग्रामीण अधिवास वे अधिवास होते हैं जिनमें अधिकतर कृषक वर्ग निवास करते हैं। कृषक वर्ग का मतलब किसान, एग्रीकल्चर या खेती में लगने वाला व्यक्ति, जो पशुचारण या आखेट या भोजन संग्रह करता हो, ऐसे लोग लगे हुए हैं, और अपना जीविकोपार्जन कृषि तथा पशुपालन से करते हैं। यानी मुख्य रूप से क्या चीज इसमें आ जाती है, आर्थिक क्रिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। हमने शुरू में ही जब मानव भूगोल को पढ़ना शुरू किया था तो ये देखा था कि मानव भूगोल अपने आप में क्या है, कई तरह के इंटरडिसिप्लिनरी यानी अलग अलग विषयों को अपने में समाये हुए है। तो ये जो आर्थिक क्रिया है ये क्या है, अर्थशास्त्र का विषय है, यानी जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली क्रिया। तो अगर आप ग्रामीण अधिवास में देखें तो ज्यादातर लोग कृषक वर्ग के हैं और कृषि या पशुपालन से लगे हुए हैं। यह अधिवास कृषि प्रधान होते हैं। लकड़ी काटने, खान खोदने, शिकारी, जंगल और पर्वतीय भागों में रहने वाली जातियों के अधिवास भी ग्रामीण होते हैं। तो कौन कौन से लोग, लकड़ी काटने वाले लोग। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन से तरह की जनसंख्या ग्रामीण अधिवास का भाग है। तो पहले तो आप लिखेंगे कृषक वर्ग या प्राथमिक कार्य करने वाले, फिर लकड़ी काटने, खान खोदने यानी खनन वाले, शिकारी जिसका मैंने बताया था आखेट, जंगल और पर्वतीय भाग में रहने वाली जातियां, ये सब जातियां या क्या होते हैं, अधिवास भी क्या होते हैं, ग्रामीण अधिवास का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है, तो अब इन चीजों को देखेंगे और समझते हैं एक एक करके कि क्या महत्वपूर्ण चीजें ग्रामीण अधिवास से संबंधित हैं। यह अधिवास घनिष्ठ रूप से सीधे भूमि से जुड़े होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो जो जमीन है, जो भूमि है, इसमें मतलब कोई टेम्पररी वाला ज्यादा काम नहीं है, और जमीन से जुड़े इसमें मकान, झोपड़ियां बनाई जाती हैं। हडसन महोदय के अनुसार ग्रामीण अधिवास से आशय उस अधिवास से है जिसके निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, भूमि से जुड़ो होने से और भूमि को विदोहन से मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो कृषि आधारित पद्धतियां हैं या जो जमीनें हैं, जो भूमि है, उससे संबंधित कार्य होता है। पशुचारण वही होगा, जो जमीनों से खोद के वहां पे फिर जोत के वहां पर खेती की जाएगी, उन्हीं जमीनों में मिट्टी का काम किया जाएगा, तो सब कुछ जमीनों से संबंधित होता है। अधिकांश ग्रामीण अधिवासों के निवासी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो ये तो चर्चा हमने की ही है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के भी क्या क्या प्रकार हैं। तो ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः उन लोगों का निवास स्थान होती हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि संबंध कार्यों पर निर्भर होते हैं
और इसलिए कुछ विद्वान ग्रामीण बस्ती को कृषि कार्यशाला भी कहा जाता है। तो ग्रामीण बस्तियों को हम ये मान लेते हैं कि भैया जमीन है, वहीं पर किसान को अपना सारा काम करना है, वहीं से उत्पादन करना है, तो ये एक तरह की उनकी प्रयोगशाला है, लैब है। जैसे कि एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के लिए क्या होता है, उसका अपना लैब होता है, उसी लैब में वो काम करेगा, वहीं कुछ दिन रहेगा, कुछ समय रहेगा और अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो किसान के लिए एक्सपेरिमेंट करने की जगह उसकी जमीन या भूमि है जहां वो सब कुछ करता है, जिसका अपनी समीपवर्ती कृषि भूमि से घनिष्ठ संबंध होता है। तो जैसे मान लीजिए ये पूरी आप जमीन देख रहे हैं, यहाँ खेती है, यहीं इसके पशु हैं और यहीं वो रह रहा है, तो इस सभी चीजों के साथ इनका एक अपना संबंध रहेगा और इस तरह से ग्रामीण आपको आदिवास बस्तियां दिखाई पड़ेंगी। किसी भी ग्रामीण बस्ती की स्थापना और उसके विकास में कृषि भूमि की उपलब्धता के साथ कुछ और कारकें होती हैं। ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या। जलापूर्ति, वाटर सप्लाई भी देखा जाता है। अच्छा, केवल लोगों के खाने पीने के लिए या लोगों के ही इस्तेमाल के लिए जलापूर्ति नहीं, बल्कि जो सिंचाई है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इरिगेशन। ठीक है, मैं अंग्रेजी के शब्द आपको साथ साथ जरूर बताता चलता हूं ताकि आप चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करें। सिंचाई, अब खेतों में अगर पानी देना है तो उसके लिए जल पर चाहिए, पीने के लिए तो चाहिए ही। ऊंची भूमि की बाढ़ की स्थिति, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी भूमि है जो बाढ़ में बह जाए। आज भी देखिए जो इलाके बाढ़ क्षेत्र में बसे हुए हैं उनको लगातार समस्या होती है। जैसे बिहार में कोसी का क्षेत्र है, बंगाल में दामोदर वाला है पूरा जो क्षेत्र है, जिसको जैसे बिहार के शोक कोशी को कहा जाता है। तो अगर कुछ ऐसे इलाके होंगे जो बहुत ऊंचाई पर बांधों से हमेशा प्रभावित रहेंगे, बाढ़ों से, तो शायद वहां पर ग्रामीण बस्तियां उतनी न बसे। मकान निर्माण के लिए उपलब्ध निर्माण सामग्री, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई निर्माण सामग्री अगर वहां पर मकान, जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में बांस या बंबू का बहुत सारे मकान बनाया जाता है, तो अगर बंबू नहीं रहेगा तो वो लोग वहां बस्ती नहीं बसाएंगे, है ना। इसी तरह की अगर कहीं मिट्टियों के घर बनाए जाते हैं या कहीं छज्जे बनाए जाते हैं, जिन इलाकों में एक शब्द आपने सुना होगा, एक पौधा नॉर्थ इंडिया में काफी यूज होता है, वो इसको कहते हैं मूज। ठीक है, ये आपको बिल्कुल झाड़ी नुमा पौधे होते हैं और उन निकाल के उनको फिर हम क्या करते हैं, छज्जे बनाते हैं, छप्पर बनाते हैं झोपड़ियों के, तो वो जहां पाए जाते हैं वहां उस तरह के आदिवास बनाए जाएंगे। सुरक्षा संबंधी स्थिति, ये भी आदिवासियों के बसने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। पहले ऐसी जगहों पर गांव बसाए जाते थे जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हों या जो नदियों से घिरे हों कि बाहरी लोग आक्रमण न कर पाए। जलवायु, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट कैसा है। आवागमन के साधनों की उपलब्धता, जाहिर सी बात है कि ये जितने कारक हैं किसी भी ग्रामीण बस्ती या सेटलमेंट के बसने का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी इन चीजों को ध्यान में रखकर ही ग्रामीण बस्तियां बसाई जाती हैं। अगर ध्यान से देखें तो केवल ग्रामीण बस्तियां नहीं बल्कि शहरी या किसी प्रकार की बस्तियों में ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो देखी जाती है। कृषि के लिए भूमि तो देखी जाती है, ये तो कॉमन ऊपर था ही। सामान्यतः मैंने ग्रामीणों के लिए कृषि की भूमि में बता रहा हूं, बाकी कहीं के लिए भी ये चीजें कॉमन है। सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों की रचना तथा उनमें स्थित मकानों के मध्य दूरी के आधार पर ग्रामीण बस्तियों में निम्न 4 वर्ग बनाए गए हैं। अब गांव में कोई मकान कितनी दूरी पर बसा है ना, दूरी के अनुसार कुछ उसमें भी डिवीजन किए गए हैं कि किस तरह की ग्रामीण बस्ती होगी, है ना। यानी गांव में जितने तरह की बस्ती या मकान बनाए जाते हैं आपस में कितनी दूरी है, इस हिसाब पर कुछ वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण को भी जरा समझ लेते हैं। तो एक है बिखरे या एकाकी अधिवास यानी स्कैटर्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट। अब इसकी चर्चा आप अभी आगे हम करते हैं। जाहिर सी बात है इसमें वो सारे अधिवास होंगे जिन अधिवासों को एक जगह आप नहीं पाएंगे, अलग अलग बिखरे हुए हैं। उपखंडित या पूर्वा अधिवास, ये मेन अधिवास से थोड़े किनारे होते हैं, 2-4 घरों का झोपड़ी बना के अलग रहते हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। सघन या संहत अधिवास, इसका तो हमने डिटेल में पहले ही देखा हुआ है कि अगर एक साथ कई मकान झुंड बना के सघन यानी डेंसर तरीके से रह रहे हैं, जैसे 4 मकान 10 मकान 8 मकान एक साथ बना के रह रहे हैं, ये सघन हो गया। संयुक्त अधिवास, इसमें क्या होता है कि कई तरह के कार्यकलाप एक साथ होते हैं और इसमें कई तरह के वर्ग का आवास एक साथ रहेगा, इसका भी डिटेल देखते हैं। आइए, अब बिखरे या एकाकी आवास, इन अधिवासों को प्रकीर्ण या छितरे अधिवास कहा जाता है। जो छित्र एक ये लोकल लैंग्वेज है, छितराना मतलब एक जगह नहीं रहना, एक मकान यहां, दूसरा मकान वहां, तीसरा मकान वहां, ऐसे करके ही रहते हैं। ठीक, इस प्रकार के अधिवासों में कृषक अपने खेतों में झोपड़ी या मकान बनाकर रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में भी आपको दिखाई पड़ता है कि कोई खेत है, खेत के बीच में एक छोटा सा मचान बनाकर आवारा पशुओं से और उनसे बचाने के लिए एक छोटा सा मकान बना लेते हैं, उसी खेत में रहते हैं, बाकी घर कहीं और भी रहता है। तो इसमें क्या होता है कि लंबे लंबे कृषि आधारित जमीनें होती हैं, इन जमीनों में किसान अपना एक छोटा सा घर बना लेगा और वहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है दूरी पे फिर घर हो जाता है। सामान्यतः इन झोपड़ी या मकान में एक ही परिवार के लोग निवास करते हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से अन्य मानव समाजों से थोड़ा घनिष्ठ संबंध कम रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज्यादा समाज में नहीं मिलते जुलते हैं, अपने खेतों पर ध्यान रखते हैं और ये एकाकी घर फिर हो जाते हैं या बिखरे हुए अधिवास हो जाते हैं। अच्छा, एकाकी अधिवास सामाजिक सामुदायिक सुविधाओं के लाभ से वंचित होते हैं। सामाजिक सामुदायिक सुविधाएं क्या है?
सोशल कम्युनिटी, हर वर्ड को समझते चलना जरूरी है। सोशल कम्युनिटी क्या है, जो भी उनके एमिनिटीज, मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। हर समाज में हर सोसाइटी में उनको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे जल आपूर्ति की सुविधा है, बिजली की सुविधा या पानी की सुविधा, जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो जाहिर सी बात है अगर आप ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पूरा मकान बसा रहेगा तभी मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं कि अकेले आप रहेंगे तो मिल जाएंगी। तो ये जो एकाकी अधिवास हैं इनको ज्यादातर ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है, वंचित रह जाते हैं। एकाकी अधिवासों में मकानों का बसाव छितरा हुआ मिलता है और मकानों के मध्य की भूमि पर कृषि कार्य प्रमुखता से किए जाते हैं। ऐसे अधिवास प्रमुख रूप से उन उच्च भूमि क्षेत्रों में मिलते हैं जहां कृषकों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है। तो यह भी देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं के चरने के लिए चारागाह बना देते हैं बहुत लंबा लंबा, उसी में रहते हैं, पशु वहीं चरते हैं, वहीं काम करते हैं। भारत में इस प्रकार की बस्तियां हिमालय पर्वत श्रेणी के ढालों पर, उत्तर प्रदेश के तराई और खादर क्षेत्र, तराई क्षेत्र का होता है जो पहाड़ से नीचे निकले नदियां जहां निकल रही होती हैं, दलदल का इलाका होता है। उसके आगे जहां बाढ़ तक जाए, जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है वो पूरा खादर का इलाका होता है, उपजाऊ होता है, और बांगर जो एकदम सूखा रहता है। तो इन इलाकों में मिलता है। उत्तर प्रदेश का तराई और खादर क्षेत्र आप देखें तो जो नेपाल बॉर्डर से सटा एरिया पूरा है, लखीमपुर खीरी जैसे डिस्ट्रिक्ट है, बहराइच जैसा डिस्ट्रिक्ट है, बलरामपुर वगैरह। पश्चिमी मालवा पठार, पश्चिमी घाट तथा राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भागों में ये सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं जहां एकाकी अधिवास आपको मिलता है। अब उपखंडित या पूर्वा देख लेते हैं। इन अधिवासों को पूर्वा बस्ती या अर्ध छित्री बस्ती कहा जाता है। यह अधिवास कुछ घर और झोपड़ियों का समूह होता है। इन घरों अथवा झोपड़ियों के मध्य स्पष्ट गलियां प्रायः देखने के लिए मिलती हैं और इनको दूर से देखने में प्रतीत होता है कि इनको बिना किसी पूर्व योजना के क्रम के बसा दिया गया है। कहीं 4-5 बस्तियां मकान मिलके वहां रह जाएंगे, वहां गली बन जाएगी और पूर्वा कहलाया जाएगा, पूरा घर या टोला, गांव या टोला नहीं रहेगा। इस प्रकार के अधिवास में मकान के मध्य कुछ खाली स्थान पड़ा रहता है। कभी कभी 2-3 मकान के छोटे छोटे पूर्वे थोड़ी दूरी पर मिलते हैं, मतलब एक गांव का पूरा अलग बसावट होगा और कहीं दूर पर 3-4 घर मिला के, 4-5 घर मिला के ये पूर्वा बस्ती, छोटी छोटी बस्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है। भारत में अपखंडित अधिवास प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी भागों में तथा दक्षिणी डेल्टाई भागों में, उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा घाघरा दोआब, यानी जहां गंगा घाघरा बहती है, जिसमें आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्से ले सकते हैं, ट्रांस घाघरा मैदान, विंध्यन उच्च पर मिलते हैं। विंध्यन उच्च आपको जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगा हुआ है वहां आपको मिल जाएगा। तो यहाँ इस तरह की चीजें मिलती हैं। इन भागों में प्रायः एक मौजा में एक प्रमुख अधिवास के निकट कई पूर्वे छितरे हुए मिलते हैं। मतलब एक मान लीजिए कि यहाँ पर अधिवासी एक साथ कई मकान हो गए तो किनारे कहीं 2-2 मकान का, 1-1 मकान का, इस तरह आपको छिटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये एक इसका उदाहरण है। सघन या संहत अधिवास, इस प्रकार के अधिवासों को संकेंद्रित या पुंजित या न्यास्तित या एकत्रित अधिवास कहा जाता है। 3-4 नाम हैं। यानी वहां क्या होगा, देखिए, एक साथ एक घर, फिर इसके बगल में एक घर, फिर इसके तीसरे, यानी पूरे डेंसर या घुला मिला वहां पर अधिवास होगा, दूर दूर नहीं होगा। सघन अधिवासों में मकान एक दूसरे से सटे हुए मिलते हैं और मकान के मध्य की दूरी बहुत कम होती है। ठीक, एक मकान यहां बन गया, बिल्कुल उससे सट के एक मकान यहां, इससे सट के एक मकान यहां, इससे सट के एक मकान यहां, बिल्कुल डेंसर के साथ, है ना। झुग्गी झोपड़ियों में देखते हैं कितना ज्यादा एक साथ कॉलोनीज बनी रहती हैं। सघन अधिवासों में कई एकाकी बस्तियां परस्पर मिल जाती हैं जो बाद में विकसित होकर एक गांव बन जाती हैं। तो सघन अधिवास में क्या होता है, मान लीजिए कि कहीं एक जगह यहां पर एकाकी बस्ती बनी थी, एक यहां बनी थी, एक यहां बनी थी, अब बीच में मकान बनते चले गए, है ना, ये सब मकान बनते चले गए और सब मकान जब बनते चले गए तो ये पूरा एक गांव बन जाएगा, विकसित गांव बन जाएगा। यानी अलग अलग दूरी पर जो दूरी बनी हुई थी मकानों में, उसके बीच में कई सारे मकान बन जाएंगे और फिर वो एक गांव का रूप ले लेगी और वो डेंसर बस्तियां कही जाती हैं। अब देखिए, अपर्याप्त तथा निर्धन संसाधनों से युक्त क्षेत्र में सघन अधिवास के ग्राम छोटे आकार के होते हैं और पर्याप्त धनी क्षेत्र में सघन अधिवास के ग्रामों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो जहां थोड़ी रिसोर्सेज ज्यादा पाई जाती हैं, धनी इलाके होते हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वहां पे बड़े बड़े इस तरह के अधिवास दिखते हैं। उपजाऊ मैदान, नदी घाटियों में ग्राम अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं। तो जहां अच्छी कृषि है, अच्छा उत्पादन है, अच्छा आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े नदी के और जल के साधन मौजूद हैं, तो वहां पर ये बड़े बड़े आवास दिखाई देंगे, सघन आवास दिखाई देंगे ग्रामीण क्षेत्रों के। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन इतना अधिक होता है कि वह अधिवास की बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है। तो एक तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो भी रूरल अधिवास है, जो ग्रामीण अधिवास के आप गांवों को देख रहे हैं, वो वहां ज्यादा पाए जाएंगे जहां पर ज्यादा जल की सुविधा होगी, जहां पर ज्यादा कृषि की सुविधा होगी। एक ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए,
अधिवासों की विशेषताओं के संदर्भ में इनायत अहमद कहते हैं कि सघन बस्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि किसी भी मौजे के सभी अधिवास एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये जगह है, यहाँ पे एक केंद्रीय स्थल है, यहीं पे सारे आवास एक साथ सेंटर हो जाएंगे, बाकी खेत किनारे किनारे हो जाएंगे। और सघन अधिवास में एक चीज तो आप ध्यान रखिएगा, क्या कि जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक, तभी तो आवास ज्यादा बने हैं, जनसंख्या अधिक। और जाहिर सी बात है जनसंख्या अधिक कहां रहेगी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपके सघन अधिवास कहां पाए जाने के क्या कारण है। जहां जलापूर्ति अच्छी हो, जहां की कृषि अच्छी हो, जहां का भूमि अच्छी हो, वो सारी चीजें पाई जाएंगी। सघन बस्तियां वहां मिलती हैं जहां कृषि योग्य समतल और उपजाऊ भूमि की उपस्थिति, पीने योग्य पानी की पर्याप्तता, परिवहन साधनों का विकसित अवस्था में होना, उपयुक्त जलवायु तथा सुरक्षा व्यवस्था की सुविधा जैसे कारक साथ साथ मिल जाते हैं। तो जहां ये सारी चीजें एक साथ मिलेंगी वहां ये सारी जो सघन अधिवास हैं, सघन बस्तियां हैं, वो पाई जाएंगी। ठीक है। भारत में सतलज गंगा के मैदान में यह सुविधाएं अपने आदर्श रूप में मिलती हैं। तो सतलज गंगा के मैदान में क्या क्या स्टेट आ जाएंगे, ठीक है, मैंने कई बार पहले बताया है, यूपी आ जाएगा, गंगा शुरू करिए अगर आप तो, और पहले चलिए, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक, यूपी, उसके बाद गंगा जी बिहार में चली जाएंगी, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल तक चली जाएंगी। ठीक, सतलज में अगर आप ऊपर आप जाएंगे तो फिर पंजाब वाला इलाका भी ले लीजिए। यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिमी पंजाब से लेकर बंगाल तक के पूरे जो प्लेन एरियाज जो हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, जहां पर अच्छी खेती होती है, अच्छा वहां पर पानी की सुविधा है, नदी नहरें हैं, तो वहां पर ये सघन बस्तियां, सघन गांव बड़े बड़े पाए जाते हैं। रूसी गणराज्य में भी सघन अधिवास मिलता है। और यहाँ पर एक काम चलता है सहकारी फार्म। सहकारी फार्म हाउस में आवास गृहों के अलावा माल गोदाम, ट्रैक्टर गैराज, दुग्धशाला, प्रसूतक गृह, क्लब, स्कूल, बगीचा, दुकान, ये सारी चीजें सघन बस्तियों का भाग होती हैं। जो गांव की सघन बस्तियां पाई जाती हैं उसमें ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो इंपॉर्टेंट है। अब एक लेख देखते हैं संयुक्त अधिवास इसमें क्या है। तो इस प्रकार के अधिवास में प्रधान रूप से एक गांव होता है तथा उसके गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर अधिक छोटे छोटे पूर्वे होते हैं। पूर्वा हमने पहले देख लिया, 2-4 घरों का समूह। अब मान लीजिए यहां पर एक गांव है, ये गांव बस गया, अब इससे दूर यहां पर 2-2, 4-4 घरों के पूर्वे बस जाएंगे। ये होता है संयुक्त अधिवास। यानी ऑलरेडी ये गांव बसा हुआ है, उस गांव से दूर भी छोटे छोटे टोले बसे हुए हैं। इसके कई बार सामाजिक कारण भी होते हैं। कई बार आप जाति भेद करने के लिए, जातिवाद के वजह से भी देखा जाता है कि एक विशेष जाति को दूसरी जगह बसा दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि एक विशेष आर्थिक क्रियाओं के लिए भी क्या किया जाता है, 4-4, 5-5 घरों को दूर बसा दिया जाता है, वो बस जाते हैं। तो ऐसा देखने के लिए मिलता है। संयुक्त बस्ती की सर्वप्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें एक प्रमुख अधिवास और उसके चारों ओर अधिक पूर्वे होते हैं। गांव के मुख्य भाग में सघन बसाव हो जाता है, तो कुछ लोग मुख्य बस्ती को छोड़कर बाहर घर बना लेते हैं। एक बड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार इलाके में और नॉर्दर्न इंडिया में एक वर्ड चलता है घोठा, एक चलता है घेर। इसका मतलब क्या है, घोठा घेर के मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक गांव में आपका मकान है, लेकिन पशुओं के लिए, कृषि कार्य के लिए आपने गांव के दूर भी एक आध छोटे छोटे मकान बना लिए। तो ये सारी चीजें जो है संयुक्त आवास का उदाहरण मानी जाती हैं। अब देखिए, जाति विशेष के गांव से बाहर की तरह भी पूर्व में रहती है कई जगह। भारत में इस प्रकार की बस्ती गंगा घाघरा दोआब के पूर्वी भाग में, मध्य गंगा मैदान के खादर क्षेत्र में, रुहेलखंड में, बांगर क्षेत्र में, अवध के मैदान और बिहार में पाई जाती है। नियोजित बस्तियां सरकार द्वारा बसाई गई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मुख्य गांव से हटकर कुछ प्लान करके बस्ती सरकार ने भी बनवाई हुई है। तो ये सारा का सारा उदाहरण संयुक्त आवास का होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रामीण अधिवासों का वितरण क्या है, पूरी दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है गांवों का, वो किस तरह से है। तो विश्व में यद्यपि गांव का वितरण सर्वत्र मिलता है, परंतु कृषि प्रधान देशों में बहुलता है। कृषि प्रधान देशों में अगर आप देखें तो एशिया के देश ज्यादा हैं, जहां पर कृषि ज्यादा की जाती है। भारत का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये देख लीजिए। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, अफ्रीका में देख लीजिए, यहाँ गांव ज्यादा है। ठीक है। नई दुनिया के देश उद्योग प्रधान है, यहाँ पर उद्योग ज्यादा होते हैं और वहां कृषि कार्य व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, तो गांव की संख्या कम है। यूरोप में चले जाएंगे, उत्तरी अमेरिका में चले जाइए, इन महाद्वीपों में गांव कम है, बाकी महाद्वीपों में कृषि कार्य ज्यादा होता है। ठीक है। अब एशिया की बात कर लेते हैं। तो एशिया अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा एशिया की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण है। अच्छा, एशिया में जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। दक्षिण पूर्व एशिया में सघन बसे कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलती है। इसके अलावा केवल दक्षिण एशिया भी अगर आप ले लीजिए, ठीक है, दक्षिण पूर्व तो है ही, केवल दक्षिण एशिया भी ले लीजिए, तो इनके देशों के नाम मैंने आपको भी बताए थे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे देश, यहां पर भी ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, कृषि प्रधान है। इन देशों में गांव ही अधिक जनसंख्या के निवास स्थल हैं। गांव में रहने वाले लोगों का पेशा कृषि है। कृषि में भी विशेष रूप से जीविका निर्वाहन कृषि। जीविका निर्वाहन कृषि क्या होता है?
एक होता है वाणिज्यिक कृषि, एक होता है जीविका निर्वाहन कृषि। तो जीविका निर्वाहन कृषि का मतलब जब आप अपने लिए केवल खेती करते हैं, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, ज्यादा खेत नहीं है बंटवारे के बाद, तो आप अपने खाने पीने भर का ही उत्पादन कर पाते हैं। इसको अंग्रेजी में सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं। तो ये एशिया के गांव की विशेषता है। चीन में देखिए तो 85% जनसंख्या ग्रामीण अधिवास में निवास करती है। यहाँ के ग्रामीण अधिवासों में 30 से 40 व्यक्ति से लेकर 4000 व्यक्ति तक रहते हैं। चीन बड़ी जनसंख्या है। यहाँ गांव का अर्थ एक परिवार के सामूहिक निवास से है। गांव का प्रत्येक परिवार थोड़ी बहुत भूमि का मालिक होता है, और उत्तरी चीन के जो मैदान है वहां पर ये ज्यादा दिखाई पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो सामूहिक रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह आप सभी देश या कॉन्टिनेंट वाइज भी देख सकते हैं। यूरोप में क्या है, गांव विकसित अवस्था में है। क्यों अवस्था में विकसित है? क्योंकि विकसित देश है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां। रूस में कृषि पर आधारित सघन ग्रामीण अधिवास है। साइबेरिया में कृषि योग्य गांव बसाए गए हैं। तो यूरोप में खासकर जो रूस वाले इलाके हैं थोड़े बहुत वहीं, और प्राथमिक क्षेत्रों से रिलेटेड कुछ नीदरलैंड्स में भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर इन इलाकों में पाए जाते हैं गांव के इलाके। उत्तरी अमेरिका, जिसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 देश हैं, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। यहां पर गांव की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। अमेरिका में जो न्यू इंग्लैंड की रियासतें हैं, यूरोपीय लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी बस्तियां बसाई हुई हैं। अमेरिका और कनाडा के कृषकों ने सामूहिक ग्रामीण अधिवास बसाए हुए हैं, मतलब कि एक जगह गांव है, फिर गांव से दूर भी छोटे छोटे पूर्वे बनाए हुए हैं। कहीं कहीं तो उन्होंने अपने फार्म पर कृषि गृह बनाया है। फार्म हाउस वाला जो मैं बता रहा था, होम स्टीड, फार्म स्टीड, ये चीजें आपको उत्तरी अमेरिका में मिल जाएंगी। दक्षिण अमेरिका में मैं बार बार बताता रहता हूं देशों के नाम, गियाना, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया, पेरू, चिली, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, ये सारे देश यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भी जो ब्राजील और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स वाले जो इलाके हैं वहाँ पर गांव देखेंगे आपको। तो दक्षिणी अमेरिका में बागाती कृषि यानी प्लांटेशन क्रॉप जो है, यहाँ सघन ग्रामीण अधिवास मिलता है आपको, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन और ज़्यादा घरों वाले गाँव मिलते हैं। लेकिन खुले सामान्य कृषि क्षेत्रों में प्रमिकीर्ण अधिवास भी मिलते हैं। तो सघन भी मिलेंगे, प्रमिकीर्ण अधिवास भी ग्रामीण एरिया में मिलेंगे आपको यहाँ। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 68.85 लोग गाँव में निवास करते हैं, ठीक है, और लगभग 31% नगरों में। यहाँ के गांव सामूहिक रूप से बसे हैं और इनकी स्थिति कृषि क्षेत्रों के बीच है। तो ब्लास ने भारत को ग्रामीण के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ देश माना है। तो भारत को तो कृषि प्रधान देश कहा ही जाता है। यहाँ पर अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग तरीके की जलवायु के अनुसार अलग अलग कृषि होती है, और कृषि के अनुसार सघन गांव बसे हुए हैं। खास करके जो अभी हमने चर्चा की, सतलज गंगा का पूरा दोआब जो है, ये सब सघन बसे हुए गाँवों की भूमिका में बताता है, ठीक है। भारत में ग्रामीण जीवन सर्वाधिक विकसित अवस्था में है। उपजाऊ भूमि के कारण गांव के कार्य लगभग समान मिलते हैं। अच्छा, ग्रामीण जीवन विकसित अवस्था का मतलब ये नहीं कि पूरा गांव विकसित गांव राष्ट्रों जैसा है, मतलब ये कि वहां की कृषि पद्धति और जो गांव के जो पूरा सिस्टम है रहने का, वो डेवलप्ड है, और धीरे धीरे और डेवलप्ड होता चला जा रहा है। पहले हम बहुत प्रिमिटिव थे, अब धीरे धीरे हमने क्या किया है, गाँवों को शहरों से जोड़ना, गाँव में हरित क्रांति के बाद नए नए तरीके अपनाकर कृषि करना, ये सब करने लगे हैं हम, ठीक है। अन्य भौगोलिक भिन्नताओं के कारण गांव के आकार, स्वरूप और योजनाएं अलग है। बिल्कुल भौगोलिक मतलब जैसे नॉर्थ इंडिया में आपको सघन ग्रामीण एरिया मिलेगा। आप मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चले आइए तो वहां पर आपको देखेंगे कि प्रविकीर्ण दूर दूर इलाके में रह रहे मकान, घर मिलेंगे। साउथ इंडिया में अलग तरह का मकान मिलेगा। तो ये अलग अलग है। भारतीय गांव में व्यापारिक कृषि अपना स्थान बना रखी है। ये बात सही है कि अब हम केवल जीविकोपार्जन कृषि के बदले हम कमर्शियल कृषि भी करने लगे हैं, यानी कि कृषि का लेन देन व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या ज्यादा है तो जीविकोपार्जन भी वाली कृषि भी ज्यादा होती है। भारतीय गांवों का स्वरूप स्पष्ट और अस्थायी है। भारतीय गांव में कुएं, तालाब, मंदिर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये अधिवासों का आपको पूरा प्रारूप दिखाई पड़ रहा है भारतीय ग्रामीण स्थितियों में, ठीक है। अब ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनके कुछ प्रतिरूप भी आप देख सकते हैं। इसके हालांकि प्रतिरूपों की हम डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको रेखी यानी लीनियर पैटर्न, क्रॉस शेप पैटर्न, और ये आप देख सकते हैं कि जो ये गोलाकार पैटर्न, वर्गाकार पैटर्न, ये सारे पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसकी डिटेल चर्चा हम करेंगे ये करके जरूर, ठीक है। तो अब इन ग्रामीण बस्तियों का क्या प्रतिरूप है, किस किस तरीके से ये बस्तियां बसाई गई हैं, इनका बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं और समझते हैं कि किस शेप में ये बस्तियां बसी हैं और इनको क्या कहा जाता है। अब देखिए, बस्तियों के प्रतिरूप से तात्पर्य बस्ती की बसावट की आकृति से है, यानी किस आकृति में वो बस्तियां बसेंगी। किसी भी बस्ती की आकृति ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक अनेक तरह से प्रभावित हो सकती है। हो सकता है वहां का ऐतिहासिक बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो कि उसी तरह उसको बसाया गया हो। जैसे मान लीजिए कि पहले अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मगध साम्राज्य था, वहां पे पाटलिपुत्र बनाया गया था, तो वो कई नदियों के बीच में बनाया गया, तो ऐसा हो सकता है। भौगोलिक यानी हो सकता है कि पहाड़ी है तो सीढ़ीनुमा ही बनेगा। आर्थिक कारणों से भी प्रभावित होती हैं। बस्तियों के प्रतिरूप तो कई प्रकार के हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार के हैं जिनको थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, अधिवासों के प्रकार आयताकार होते हैं, यानी
क्वाड्रिलेटरल टाइप में अभी देखेंगे, रेखीय होते हैं एक रेखा के सहारे, त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल के सहारे, वृत्ताकार यानी गोल, तारक यानी आप इसमें कई सड़कों को मिलाकर कहते हैं, और फिर आरी तीर प्रतिरूप, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये नदी गई और ये ऐसे घूम गई तो तीर जैसा बन गया, इसके आसपास बस्तियां बस जाएंगी। ये कई प्रकार बनाए गए हैं। आयताकार में क्या होगा, जैसे मान लीजिए दो सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं तो ये आयत जैसा बन गया, यहाँ पर एक बस्ती, यहाँ पर एक बस्ती, एक ऐसे बस्ती, एक ऐसे बस्ती, ये सारी चीजें बन गई। रेखीय प्रतिरूप यानी मान लीजिए कि कोई सड़क ऐसे रेखा बना के जा रही है या नदी, उसके किनारे किनारे बस्ती बस गई तो रेखीय बस गया। वृत्ताकार जैसे मान लीजिए कोई झील, गोल झील है या तालाब है, उसके चारों तरफ क्या हो गई, ये बस्तियां बस गई तो ये वृत्ताकार भी हो सकती हैं। तो आइए एक एक करके इन महत्वपूर्ण अधिवासी के प्रतिरूपों को देखते हैं। अब आयताकार या चौक पट्टी, जो भी मैंने आपको बताया, जब किसी ग्रामीण बस्ती का विकास दो भिन्न दिशाओं से समकोण पर मिलने वाली सड़कों पर होता है, मान लीजिए एक इधर से आ रही है और एक ये समकोण दिशा पर आके ये सड़क मिल गई, तो एक यहाँ भी आयत में यहाँ भी बस्ती बस जाएगी, यहाँ भी बस जाएगी, ठीक, तो उसे आयताकार या चौक पट्टी बस्ती प्रतिरूप कहा जाता है। इसमें मुख्य सड़कों के अतिरिक्त अन्य गलियां भी सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। चीन के उत्तरी मैदान और भारत के उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य में ऐसी बस्तियां देखी जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया के मैप पे आप देख सकते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर भारत, यहां पर आपको इस तरह की बस्तियां मिलेंगी। वृत्ताकार, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पार्क है, यहाँ एक पानी का तालाब भी हो सकता है और उसके चारों तरफ गोल में ये सारी घर बने हुए हैं, या ये तालाब जा रहा है इसके चारों तरफ ये मकान बने हैं गोल में, तो इस तरह के जो बस्तियां बस्ती हैं उसको हम वृत्ताकार बस्ती कहते हैं। अब किसी बस्ती का विकास किसी तालाब या झील के चारों ओर होता है तो उससे बस्ती का वृत्ताकार और गोलाकार प्रतिरूप बन जाता है। ऐसी बस्तियों में तालाब या झील लोगों की जल की आपूर्ति का मुख्य आधार होता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार आदि राज्यों में ऐसे गांव देखे जाते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेखीय प्रतिरूप देख लीजिए, जब कोई गांव किसी सड़क, नदी या नहर के साथ, ठीक है, इसके साथ जब वो बसता है, मान लीजिए यहाँ पे सड़क एक जा रही है रेखा बनाकर और यहाँ पर एक ऐसे शहर रेखा के साथ साथ ऐसे ऐसे क्या हो गए, आवास बन गए, तो ये रेखीय प्रतिरूप का हो जाएगा पूरा आवास। इस पे विकसित हो तो गांव के उस रूप को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे यहाँ समुद्र का एग्जाम्पल ले लिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं इस इमेज से, मान लीजिए ये इमेज है, वैसे हम ग्रामीण पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन अब इस किनारे पर ही क्या हो गया, इसी रेखा और सड़क के अनुसार ये मकान बनते चले गए हैं, ठीक है। ऐसे गांव में प्रायः एक अथवा अनेक पंक्तियों में बने होते हैं, सड़क या नदी एक या दोनों किनारों पर साथ साथ बने होते हैं। समुद्र तटों पर भी ऐसी बस्तियां देखी जाती हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया अभी। हमारे यहाँ ऐसे गांव गंगा यमुना की नहरों के किनारे और आंध्र और ओडिशा के तटीय भाग में देखे जाते हैं, ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं है, लीनियर है, रेखीय है। त्रिभुजाकार क्या होता है, तो त्रिभुजाकार में आप समझ सकते हैं कि जैसे ये भी थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल इस शेप में, जैसे मान लीजिए एक नदी इधर से आ रही है, एक यहाँ आ गई, या दो सड़कें हैं, बीच में ट्रायंगल बन गया और ये पूरा बस्ती बस गई, है ना, ये पूरे मकान बन गए, तो ये ट्रायंगल शेप में बस्ती बसी हुई है, इसको त्रिभुजाकार कहते हैं अधिवास। जब किसी बस्ती का विकास दो नदियों के संगम स्थल के मध्य या दो सड़कों के बीच त्रिभुजाकार प्रदेश में होता है तो उस बस्ती को त्रिभुजाकार कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप अंग्रेजी में कहते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में नदी और सड़कों के बीच प्रायः ऐसा देखा जाता है। अगर आप कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग वगैरह में चले जाएं, जहां भागीरथी, मंदाकिनी और कई तरह की इस तरह की नदियां मिलती हैं, तो वहां पर अक्सर आपको दो नदियों के संगम के बीच में इधर जो जमीन रहेगी उस पर घर मकान बने हुए हैं, बस्तियां बनी हुई है, ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तारक प्रतिरूप, जब किसी बस्ती का विकास किसी स्थान पर अनेक ओर से आकर मिलने वाली सड़कों के साथ हो जाता है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, और ये जो जगह बच रहे हैं, इन बचे हुए जगहों में जब बस्तियां बनती हैं तो उसको हम तारक प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अन्य प्रतिरूप में तीर प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में आपने देखा है टेरेस फार्मिंग में, मैंने कई बार एग्जांपल में बताया था अलग अलग बात में, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे एक सीढ़ीनुमा बना हुआ है, फिर उसके नीचे एक पहाड़ है, फिर उसके नीचे पहाड़ है, और उन्हीं पहाड़ों पे घर बन गए हैं, तो ये क्या हो जाता है, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप हो जाते हैं। तीर प्रतिरूप क्या होंगे, मान लीजिए कि ऐसे कोई नदी बह रही है, ऐसे गई, फिर वो नदी बह के इधर आई, अब इस बीच में ये क्या बन गया, एरो जैसा बन गया, और ये जो जगह खाली है यहाँ पर आवास बन गए, तो ये क्या हो जाएंगे, तीरी प्रतिरूप के अधिवास बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रामीण अधिवासों के शेप के हिसाब से प्रकार है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में नाम लेके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो महत्वपूर्ण ग्रामीण अधिवासों का पूरा मतलब था, यानी कृषि पर आधारित जो लोग हैं, जनसंख्या है जिन आवासों में रहती है, उन्हें ग्रामीण अधिवास कहते हैं। उनके हम अलग अलग प्रारूप और प्रतिरूप हमने सारी चीजें देखी। होप को ये वीडियो और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक बात और ध्यान रखिए कि magnetbrains.com की अपनी वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट पर आकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय
पढ़ सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ आपको क्या चीजें यहां मिल जाएंगी, एक साथ सीबीएसई पर आधारित पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिल जाएगा, सिलेबस का। इसके अलावा आपको क्या मिल जाती हैं चीजें, इसके अलावा आपको एमसीक्यूज, एनसीईआरटीज, हर चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। और ये सीक्वेंस फॉर्म में आपको वेबसाइट पे लगा दिए गए हैं ताकि आप इजीली इनको पढ़ सकें और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी तैयारी को कर सकें। ठीक है, तो आप जैसे ही वहां जाएंगे आप विषय सूची से लेकर सारी वीडियोस बिल्कुल आराम से यहां बैठकर देख सकते हैं। और ये सारी की सारी शिक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% निःशुल्क शिक्षा आपको दी जा रही है कक्षा 6 से 12 तक के लिए। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें और आपकी परीक्षा में आप और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियोस में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।